डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। रेत का मैदान। गोवा को खूबसूरत बीच के चलते भारत की मनोरंजन की राजधानी माना जाता है। यही वजह है कि साल के 12 महीने गोवा पर्यटकों से गुलजार रहता है। आज किसान यात्रा की टीम भी गोवा आ पहुंची है। इन दिनों गोवा के किसानों की खूब चर्चा हो रही है। पर्यटन के साथ साथ गोवा प्राकृतिक खेती में भी कमाल कर रहा है। काजू, नारियल, सुपारी, विभिन्न मसालों की खेती कर यहाँ के अन्नदाता माला माल हो रहे हैं। गोवा गांव से लेकर शहर तक तरक्की की नई इबारत लिखने में जुटा है और ये सब कुछ हो पा रहा है हमारे मेहनत कश अन्नदाताओं की बदौलत। नमस्कार, साउथ गोवा से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज गोवा को समझेंगे, आज गोवा के एग्रीकल्चर को समझेंगे, आज गोवा में किसान यात्रा की बात करेंगे। नेत्रावली गांव होगा, इसी के साथ हमारे साथ बहुत सारे गांव जुड़ेंगे। जिस गांव की बात करेंगे, कहते हैं कि पद्मश्री अवॉर्डी तक यहाँ के किसान पहुँचे हैं, राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं खेती बाड़ी को लेकर। तो आप गोवा को सिर्फ गोवा घूमने वाला ना समझिए, आप गोवा को खेती बाड़ी से देख सकते हैं। या फुल्ली ऑर्गेनिक जो नेचुरल फार्मिंग का सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस सपने को सच कोई कर रहा है तो वो है हमारे गोवा के किसान जो दूर दराज खेतों में रहते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनको आप नहीं पहचानते हैं। आज उन तक हम पहुंचेंगे, धरातल पर क्या होता है, उनकी जमीन पर क्या उगता है, वो सब आप तक पहुंचाएंगे और सरकार की सुविधाएं, सरकार की योजनाएं। तो चलिए आज की किसान यात्रा की शुरुआत करते हैं गोवा से। गोवा के अन्नदाता इन दिनों प्राकृतिक खेती की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। वो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से परहेज कर रहे हैं। क्षेत्र में इस बदलाव को और बल मिला 60 वर्षीय सफल किसान संजय अनंत पाटिल के क्रांतिकारी कदम से। गोवा की राजधानी पणजी से करीब 30 किलोमीटर दूर पोंडा तालुका के सावोई वेरेम गांव के रहने वाले संजय अनंत पाटिल ने खेती किसानी में कमाल कर दिया है। नेचुरल फार्मिंग और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। नतीजा ये हुआ कि इसी साल 9 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। आज हम अपने सफर में उन्हीं संजय पाटिल के आवास पर आ पहुँचे हैं। संजय पाटिल ने हमारा अभिवादन किया। हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा इनका घर खूबसूरत लग रहा है। घर से ही सटे उनके इस फार्म हाउस में दर्जनों तरह की फसलें लहलहा रही हैं। बातचीत में संजय पाटिल ने बताया कि इन पेड़ पौधों और फसलों को उगाने के लिए किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखिए, गोवा में आज पहुंच चुकी हूँ। किसान यात्रा हमारी चल रही है, विकास यात्रा चल रही है। संजय अनंत पाटिल ये 2024 का नया ऐसा चेहरा है जो राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा है। इन पातालकोट की पहाड़ियों को द्वारा कह सकते हैं, क्योंकि जहां सूर्य की किरणें 10 बजाते तक आती हैं तो हमें पहुंचने में बताइए कितना मुश्किल हुआ होगा। पहले तो संजय जी बहुत नमस्कार। काका बोलते हैं आपको, काका सा कैसे आप? बहुत बहुत बढ़िया है। अच्छा, खेती बाड़ी कैसी है? खेती बाड़ी बहुत बढ़िया है। आपने इतना बड़ा यहाँ पर जो लगा रखा है, ये है पद्मश्री सम्मान। हाँ। और ये सबको नहीं मिलता। ये हमारा तो भाग्य है, ये हमको इस साल में पद्मश्री मिला। और ये मिलने के लिए जिन्होंने कष्ट किया वो ICR गोवा का, उनकी डायरेक्टर, उनका पूरी टीम, उन्होंने बहुत 2 साल से वो इधर बहुत बार आए इधर और बहुत कष्ट लिया। हमसे पूछताछ की इधर क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं।
पिछले 40 साल से हम इधर फार्मिंग करते हैं और लगभग 30 साल से नेचुरल फार्मिंग का प्रचार और प्रसार गोवा में करते हैं। और इसका फल अभी अभी हमको इस साल में जो हमने दिन रात मेहनत करके जो किया, इसका फल इस साल हमको मिला। ये गोवा के सभी किसानों का सम्मान है और अभी नए नए किसान भी इससे जुड़े रहते हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए, वो अभी तैयारी कर रहे हैं। ये हमको इसकी बहुत खुशी हुई है। अच्छा, यानी कि इस साल 2024 की मई में मिला आपको? हाँ, अच्छा। 9 मई को महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से ये मिला। अच्छा, जब ये पहली बार आपको सम्मान दिया जा रहा था, चेहरे पर मुस्कान तो मुझे लग रही थी, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी उन्होंने क्या बातचीत किया? वो हमारा तो पहला अभिनंदन किया उन्होंने। इतने दूर से गोवा से आए हैं, इसे उनको बहुत खुशी हुई और किसानों को भी ये प्रमोट करने के लिए हमको उन्होंने कहा। और बाद में मोदी जी भी हमसे मिले, उन्होंने भी उनका हमने अभिनंदन किया, क्योंकि पिछले 40 साल से हम जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं उनको उन्होंने सभी देश में उन्होंने लागू कर दिया और उनके भी बहुत प्रयास है नेचुरल फार्मिंग सभी देश में पॉलिसी में उन्होंने नेचुरल फार्मिंग ले लिया। इसलिए हमको बहुत खुशी है। उन्होंने भी हमारा अभिनंदन किया और बहुत अच्छा हमको लगा। अच्छा, अब ये बताइए कि 40 साल की मेहनत से में आप क्या क्या लगाते हैं खेतों में? प्राकृतिक खेती की तरह क्या क्या होता है? हमारा इधर ये सुपारी होती है, कोकोनट, नारियल, काजू और ब्लैक पेपर, बनाना और हल्दी, इलायची, नटमेग और पाइनएप्पल, लोकल पाइनएप्पल गोवा का, ये सब हम नेचुरल तरीके से इधर उगाते हैं। अच्छा, देखिए हॉर्टिकल्चर भी आपके पास है, मसाले भी आपके पास है। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाह रही थी कि ऑर्गेनिक यानी कि प्राकृतिक खेती के लिए ये अवार्ड मिला है? हाँ, प्राकृतिक खेती। और हमारा जो इधर वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रयास चल रहा है, इधर तो पहले पानी की बहुत दिक्कत थी 40 साल पहले, तो हमने इधर पहाड़ों के अंदर सुरंग करके पानी में ये किया, हमको पानी मिला। और बाद में हम जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी बहुत बड़ा काम किया, हमको भी उसका फ़ायदा होता है और इधर बाकी जो गांव वाले हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो रहा है। ये सब जो चीज़ें हैं वो ध्यान में लेकर आईसीआर ने ये सब इसका वीडियोग्राफी किया, वो पेपर वर्क किया और हमको पद्मश्री के लिए उन्होंने गोवा के सीएम के थ्रू नॉमिनेट कर दिया और इसका हमको इस साल में वो पद्मश्री मिला। अपने संघर्ष वाले दिनों की कहानी साझा करते हुए पाटिल ने बताया कि जब उन्होंने खेती की शुरुआत की तो कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका गांव तीनों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, जिससे हर सीजन में पानी की दिक्कत बनी रहती थी। ऐसे में उन्होंने पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने खेत की पहाड़ी पर 100 फीट से ज्यादा लंबी सुरंग खोदकर पानी की कमी की बड़ी चुनौती पर काबू पा लिया। लोग क्यों कहते हैं कि ये पहाड़ों के बीच वाला ऐसा खेत है, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर काम करना, यहाँ से चीजों को शहर तक लेके जाना? थोड़ा समझाइए, आपका खेत कहाँ है? तो ये जो हमारी जगह है वो तीन बाजू में इधर पहाड़ है और पहाड़ होने के लिए इधर सूरज की किरणें भी बहुत लेट आती है और जल्दी जाती है। तो जो सबसे मेन एग्रीकल्चर में रहता है वो सनरेज होता है, वो हमको बहुत कम मिलता है। और दूसरा एक होता है कि इधर तीनों साइड में पहाड़ होने के कारण प्री मानसून और पोस्ट मानसून दोनों बारिश इधर कम रहते हैं और इसीलिए पानी की बहुत दिक्कत होती है। पहले तो हम पानी के लिए 2 महीने में बाहर जाते थे, तो अभी हमने जो प्रयास किया वो जो टनल खोदा, बाद में वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया और इससे इधर अभी वो 12माही जो पानी हमको मिलता है और उसी का ये जो नतीजा है, ये जो सब पेड़ खड़े आपको दिखते हैं, ये इतना हरा भरा, मई महीना में भी इतना ही हरा रहता है। नेचुरल फार्मिंग को खेतों तक पहुंचाना, चीजों को करने के लिए गाय होना बहुत जरूरी है। जीवामृत, धन जीवामृत, मतलब देसी खाद होना बहुत जरूरी है। क्या क्या बनाते हैं आप? हम तो इधर जीवामृत बनाते हैं। एक गाय से, सिर्फ एक गाय से हम 10 एकड़ जमीन इधर जीवामृत से हम भिगोते हैं और सिर्फ जो गाय का गोबर है, गोमूत्र है, ये सब चीज़ें हम इधर, और बाहर से पिछले 10 साल से बाहर से 1 पैसे का भी खाद हमने नहीं लाया है। पूरा हमारा जो खेत है वो आत्मनिर्भर खेत है और जीरो बजट वाला का खेत है, पूरा आत्मनिर्भर है। 1 पैसे का भी खाद, कोई भी खाद हमने नहीं लाता है। जो इधर चीज़ें बनती है
बायोमास बनता है, घास बनता है, वो सब मेंटेन करते हैं और उसी का हम इधर खाद तैयार करके पेड़ों को देते हैं। अच्छा, संजय जी ने एक बात कही कि आत्मनिर्भर खेत है। ऐसा नहीं बोला कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, मेरा खेत आत्मनिर्भर है। दूसरा, जहाँ संसाधन ना के बराबर पहुंचते हो। देखिए, इन्होंने कहा कि जल्दी अंधेरा हो जाता है, रोशनी भी देरी से आती है, बारिश जो है वो बहुत मुश्किल से मिल पाती है, पानी बिल्कुल नहीं होता है। अगर वो इंसान पद्मश्री तक पहुंच सकता है तो सोचिए आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको देखकर पूरा गोवा बहुत कुछ सीखेगा। अच्छा, गोवा में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? गोवा में जो पहले तो भात खेती हो रही थी, अभी भात खेती बहुत कम हुई है। अभी सुपारी और नारियल, ये दोनों चीजें ज्यादा होती है। उसके बाद में काजू रहता है। समय के साथ साथ बदलाव भी बदलाव भी होता है। और क्या कहेंगे, मतलब हमारे देशवासियों को, किसानों को, क्योंकि आप पद्मश्री हैं? मेरा ये अनुमान है कि जो महाराष्ट्र में या किसी जगह में जो आत्महत्या, किसान जो खुदकुशी कर दिया है, उसके ऊपर एक ही उपाय है, नेचुरल फार्मिंग। क्योंकि इससे आत्मनिर्भर रहता है, खेती आत्मनिर्भर रहती है। और जब खेती आत्मनिर्भर रहती है तो किसान भी स्वयंपूर्ण रहता है। और जब स्वयंपूर्ण रहता है, बाहर से कुछ चीजों लाने की जरूरत नहीं, तो उसको कुछ खर्चा ही नहीं आता। खर्चा जब नहीं आता तो वो नेट प्रॉफिट उसका बढ़ता है, तो खुदकुशी करने का सवाल ही नहीं रहता है। वो जो प्राइवेट लोन लेते हैं, साहूकारी से लोन लेते हैं, इसीलिए वो खुदकुशी करते हैं। कुछ सब यदि उन्होंने नेचुरल फार्मिंग अपनाया तो उनका सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये मेरा 40 सालों का जो अनुभव, उससे मैं कह सकता हूँ सब प्रॉब्लम उनके खत्म। एक गाय उनको रखना चाहिए, एक देशी गाय हमारी जो रहती है गौ माता, वो रखना चाहिए और उसके माध्यम से खेती करनी चाहिए। शहर से कितना दूर है आपका खेत? हमारा लगभग जो पणजी राजधानी उससे 30 किलोमीटर अंदर है ये, और जो फोंडा है उससे 15 किलोमीटर अंदर। संजय अनंत पाटिल का कहना है कि प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने से उत्पादन लागत में कमी तो आई ही है, साथ ही उनकी फसल की उपज में जबरदस्त वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी बात आती है कनेक्टिविटी। अगर सुपारी को शहर तक पहुंचाना है, नारियल को लोगों तक लेकर जाना है, मसालों को गांव से शहर तक लेके जाना है, उसके लिए सड़क होना बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी कैसी है? अभी अच्छी है, लेकिन 30-40 साल इधर पहले इधर रास्ता भी कोई नहीं था, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रास्ता नहीं था, कुछ नेटवर्क कुछ नहीं था। तो अभी ये हमारे प्रयासों से और गाँव वालों के प्रयासों से इधर रास्ता भी आया है, इलेक्ट्रिसिटी आई है, और अब हम सोलर एनर्जी का भी इधर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप बड़ा सच बताएंगे कि अभी हमारी जो भारत सरकार है, मौजूदा सरकार कह रही है कि हम किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, किसानों की आमदनी बढ़ा रहे हैं, किसानों को हर वो सुविधा है जो शहर में है वो गांव तक पहुंचा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई, कितना काम हो रहा है? ये सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन किसानों के बाजू में जो सपोर्ट मिलना चाहिए। सरकार 10 कदम डालने को तैयार है, लेकिन पहले किसानों ने 1-2 कदम तो आगे चलना मांगता है। अच्छा। जो नई पीढ़ी है हमारी, जो युवा है, उनका शिक्षा खत्म होने के बाद उन्होंने यदि खेती में आया तो उनको बहुत बढ़िया चीज़ें सरकार की तरफ से मिलती है। अभी नेचुरल फार्मिंग में सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, और जो कुछ केसीसी जैसा बहुत अच्छा सुविधा है, जिसके माध्यम से जो युवा है वो खेतों का उसका जो आमदनी बढ़ा सकता है। बहुत चीज़ें हैं, लेकिन पहले तो किसानों ने आगे आना चाहिए, खेती करनी चाहिए। एक कदम आगे आए तो सरकार 10 कदम आगे आने को तैयार है। कितनी आबादी है आपकी गांव की? कितनी आबादी है? लगभग 6-7 हजार आबादी है इधर की हमारे गांव। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, पहले किसान है पूरे गोवा के खेती बाड़ी में पद्मश्री पाने वाले, और वो ऐसी खेती जहाँ संसाधन ना के बराबर हो। चलिए, आज की किसान यात्रा में ऐसे ही बहुत सारी आपको चीजें दिखाएंगे कि जो दावे सरकारें करती हैं उसमें सच्चाई और हकीकत कितना है, वो जमीनी स्तर पर जानने के लिए हमारे साथ आपको कदम कदम पर चलना पड़ेगा। चलिए हमारे साथ। संजय पाटिल आज दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। प्राकृतिक खेती के इन फायदों के कारण ही आज आसपास के किसान प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहा है। कम लागत, ज्यादा मुनाफा वाली खेती करके किसानों को भरपूर फायदा मिल रहा है। संजय अनंत पाटिल के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाने वाली उनकी पत्नी संजीता संजय पाटिल पति को पद्मश्री से नवाजे जाने से बेहद खुश है। गोवा के पहले पद्मश्री पाने वाले खेती बाड़ी में संजय पाटिल जी की धर्मपत्नी भी मुझे मिल गई है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं संजीता संजय पाटिल। तो देखिए, इनका नाम है संजीता, उनका नाम है संजय जी। क्या बात है, मतलब नाम भी बहुत यूनिक है। और गोवा के पहले आपके पति जो हैं, यानी कि धर्मपति जो हैं, वो अवार्ड पाने वाले पहले हैं। हाँ।
खेती बाड़ी में। तो ये जब आपको पहली बार पता चला, वो क्षण मुझे याद दिलाइए, कैसा लगा था? बहुत खुशी हुई। हाँ, आप दिल्ली गए थे? हाँ, पहली बार ही गई हूँ। ये सम्मान मिला तो इससे पहली बार दिल्ली पहुंची। उससे पहले 40-45 साल में कभी नहीं गए? नहीं, कभी नहीं गई। अच्छा, और वो भी हवाई जहाज से गई हूँ। हवाई जहाज में भी पहली बार बैठे? हाँ, पहली बार बैठी हूँ। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी और मैं कहूँगी राष्ट्रपति जी ने जो सम्मानित के लिए आपको वहाँ पर बुलाया, तो पहली बार गोवा भी देखना हो गया, हवाई जहाज में बैठना भी हो गया। हाँ, हवाई जहाज में बैठना हो गया। ये प्राकृतिक खेती कितने सालों की मेहनत है? ये 30 साल से एक है। 30 साल से हाँ, आप कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, हाँ। अब आपके साथ और भी महिलाएं काम कर रही? इधर नहीं, अभी तो एक ही ये है, हाँ, ज्यादा लोग नहीं है। तो और अब ज्यादा महिलाओं को जोड़ना है। अच्छा, सरकार से क्या क्या मदद मिलती है किसानों को? राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। और पीएम किसान सम्मान निधि जो 2000 रुपए देते हैं, हाँ, वो भी मिलता है? मिलता है। मिलता है? हाँ, वो भी मिलता है। आप खेती बाड़ी देखते हैं या कुछ और करते हैं? नहीं, खेती बाड़ी ही देखती हूँ, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं जी, घर में ही। संजय पाटिल आज प्राकृतिक खेती के दम पर एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। उनकी बेटी ग्रेजुएशन करने के बाद योगा की ट्रेनिंग ले रही है। उसका कहना है कि गोवा के गांव में शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होने की वजह से उसे पढ़ाई करने का भरपूर मौका मिला। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम सुजला संजय पाटिल है। हम सावई वेरे गोवा में रहते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन का बहुत अच्छा है सिस्टम। हम यहाँ से ही सीख के बड़े हुए हैं और यहाँ से फिर हमने यहाँ एजुकेशन लिया, फिर पुणे में गए, वहाँ भी योगा का ट्रेनिंग लिया और अब योगा की प्रैक्टिस चालू है जी। तो कितना सपोर्ट मिलता है फैमिली से लड़कियों के लिए? यहाँ पे लोग क्या, लड़कियाँ क्या क्या बनती है? डॉक्टर, टीचर सब? हाँ, यहाँ पे जो करना है उसके लिए पूरा सपोर्ट रहता है फैमिलीज़ का, और बाकी सब लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहता है जी। स्कूल कॉलेज क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे प्राइमरी से लेके कॉलेज तक सब है, पास में ही है। तो आपका क्या सपना है? मुझे आगे जाके योगा टीचर का जो मैंने कोर्स किया है तो उसमें ही करना। आसपास के ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर है। यहाँ लोगों में खेती किसानी को लेकर बड़ी दिलचस्पी है। शायद यही वजह है कि रामानाथा कृष्णा पे रायकर एजुकेशन सोसाइटी ने गोवा राज्य में कृषि का पहला स्कूल सवोई वेरमपोंडा गांव में शुरू किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीरंग जामरे। हाँ। मैं यहाँ पर रामनाथ कृष्णा पे रायकर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का इंचार्ज हूँ। ये एग्रीकल्चर स्कूल गोवा में कब बना? ये 2013 में बना। 2013 में हमने यहाँ पर हायर सेकेंडरी शुरू कर दी, क्योंकि गोवा में डेडिकेटेड ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था कि जो एग्रीकल्चर में एजुकेशन मुहैया करे। तो इसलिए हमने ये 2013 में हायर सेकेंडरी शुरू की। ये हायर सेकेंडरी एफिलिएटेड है गोवा बोर्ड पे। और 2016 में हमने इसका ऐसा विचार किया कि जो बच्चे 12वीं पढ़ते हैं तो उनको वर्टिकल मोबिलिटी के लिए कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। इसलिए हमने 2016 में यहाँ पर कॉलेज शुरू किया, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स जब हमने शुरू किया था तो NEP की तो बात नहीं थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाद में आई। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो एग्जिट पॉइंट्स और एंट्री पॉइंट्स हैं, ये दोनों इस कोर्स में पहले से ही, मतलब ये यूनिवर्सिटी UGC मान्यता प्राप्त है ये कोर्स, और ये एफिलिएटेड है गोवा यूनिवर्सिटी को। यहाँ पर 12वीं के बाद जो भी बच्चे पढ़ने को आते हैं, 1 साल पूरा करने के बाद उनको डिप्लोमा मिलता है, 2 साल पूरा करने के बाद उनको एडवांस डिप्लोमा मिलता है। हमारी अभी ये तैयारी है कि गवर्नमेंट से कि यहाँ पर अगर हम 3rd ईयर भी शुरू करते हैं तो ये एक डिग्री कॉलेज बन जाएगा। अच्छा। मतलब बैचलर ऑफ वोकेशन इन एग्रीकल्चर, ऐसी उनको डिग्री मिलेगी। अच्छा, कॉलेज बनाना, डिग्री देना, ये तो ठीक है, लेकिन जब डिग्री पा लेते हैं उसके बाद युवाओं का क्या भविष्य? इसी पर हमने ज़्यादा विचार किया। ये शुरू करने में भी हमारा वही मकसद था कि एग्रीकल्चर में इतने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और नया जनरेशन, यंग जनरेशन इसमें आना चाहिए, तो उसको अगर स्किल बेस्ड एजुकेशन अगर मिले तो स्किल में ये बहुत कुछ कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। और हमारे जो भी अभी बच्चे हैं उनको ICAR में भी प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स मिले हैं,
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी उनको जॉब मिलते हैं और एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उसमें भी जॉब मिलते हैं। और एक ख़ास बात ऐसे है कि यहाँ पर कुछ लड़कों ने अपने खुद के एंटरप्राइज भी शुरू किए। अच्छा, जैसे स्टार्टअप भी शुरू किया, जैसे खुद की नर्सरी है, कुछ लड़के फार्म सुपरविजन का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, गार्डन्स बना लेते हैं, गार्डनिंग लैंडस्केपिंग भी कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारी लड़कियां हैं, जैसे मैं गोवा के कल्चर को जितना देख पाई हूँ, लोग गोवा को किसी और नज़र से देखते हैं। आज जब मैं फील्ड पे आई तो मुझे समझ आया कि गोवा तो कुछ और है। तो यहाँ लड़कियाँ भी पढ़ाई करती हैं लड़कों के मुकाबले? लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं। मैंने आपको पहले जो बताया कि नर्सरी एक स्टार्टअप शुरू किया है, वो एक लड़की ने किया। गांव में बढ़ती पर्यटकों की संख्या देखकर गांव के युवा फार्म हाउस और खान पान का कारोबार कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्यों की तरह गोवा का भी खान पान लाजवाब है। इस युवा से मिलिए जो अपना खुद का फार्म हाउस चलाता है, खेती बाड़ी के साथ पर्यटकों की आवभगत करके मोटी कमाई कर रहा है। युवा का कहना है कि ICAR के कृषि वैज्ञानिक खेती किसानी और आत्मनिर्भर बनने के लिए सही मार्गदर्शन करते हैं। यही वजह है कि गोवा के किसान वैज्ञानिक विधि से एक ही खेत में एक साथ कई तरह की फसलों की खेती कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अच्छा, जब मैं किसान यात्रा को समझते हुए पूरे गोवा को देखती हूँ तो मुझे गोवा कुछ दूसरा नजर आता है, एक गोवा जो लोग समझते हैं। अच्छा, नेत्रावली इस गांव को मैंने समझा तो आपका नाम पाया कि चिन्मय एक ऐसा काम करते हैं, जैसे मोदी जी ने मुलाकात की, एक आप ऐसा काम करते हैं कि और भी लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अब आप ही बता पाएंगे कि ऐसा क्या करते हैं जिससे आत्मनिर्भर भी कंप्लीट हो जाता है, रोजगार देने वाले भी बन जाते हैं और आपको देखकर 10 और किसान ऐसा अपनी खेती में करना चाहते हैं। फार्मिंग शुरू हुई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है हमारे 25 का, जिसमें नारियल सुपारी का मेन क्रॉप है। और ऐसे सोचा कि यहीं रह के कुछ करना है, यहाँ से बाहर जाके ग्रो नहीं होना। ग्रोथ उसको बोलते हैं कि अपने गाँव को ना छोड़े, घर को ना छोड़े, फैमिली को ना छोड़े, और ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ। वो सोच आने के बाद मैंने बोला कि यहीं रह के कुछ करना है, जो सुपारी है, नारियल है, उसके बीच और क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने साउथ इंडिया में जाना शुरू किया, जहाँ पर ट्रेडिशनली ये सब मसाले ग्रो होते हैं। तो वहाँ पे देखा जो वो मसाले लगाने के लिए अलग से लैंड नहीं खरीदनी पड़ती, बाकी बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता, लेकिन जो है उसी में ग्रोथ हो सकता है, ग्रो हो सकता है वो सब स्पाइसेस। तो मैंने बोला कि तो हमारे पास है, लेकिन हम लैंड को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सोच आने के बाद मैंने बोला कि हमारी लैंड पूरी 1 इंच भी लैंड वेस्ट नहीं हो रही, पूरी यूटिलाइज है, और किसी का कंपटीशन नहीं होता। नहीं तो नॉर्मली प्लांट में कंपटीशन होता है। तो नारियल सुपारी के से हमें आज के दिन में लगभग 2 लाख की कमाई होती है, लेकिन वो स्पाइसेस लगाने के बाद अभी 2 लाख के 4 हो गए। वो स्पाइसेस के और 2 लाख, ये 2 लाख। अच्छा, ये जो डबलिंग फार्मिंग इनकम है, इसको आप ऐसा पूरा करते हैं जो लोग चाहते हैं कि कैसे इनकम डबल हो। तो डबलिंग इनकम का मतलब थोड़े लोग सोचते हैं कि आज जो चीज़ 5 रुपये में बेची वो 10 रुपये में बेची तो डबल हो गया। ये ऐसे नहीं हो सकता। आज 5 रुपये की चीज़ 10 रुपये में नहीं बेची जा सकती, लेकिन डबल कैसे कर सकते हैं। तो डबलिंग, एक जो आपकी लैंड है उसी में आप क्रॉप बढ़ाओ, 2 लाख का हमारा तो 4 लाख हो गया ऑलरेडी डबल। क्रॉप वही का वही, प्राइस वही का है, लेकिन क्रॉप के नंबर्स बढ़े। दूसरी चीज़ डबलिंग इनकम प्रोसेसिंग करके, जो हम करते हैं फार्म पे। हमारे यहाँ पे लगभग 6-7 चीज़ों की प्रोसेसिंग होती है, और उसको प्रोसेसिंग को ज़्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन वो प्रोसेसिंग करने के बाद 5 रुपये की चीज़ 8 रुपये हो जाती है, जो वो मार्केट में बेचने के बाद। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की जो तस्वीर है वो पूरी हो जाती है यहाँ पर आकर। डबलिंग फार्मिंग इनकम की जो बात कही जाती है, उसे समझने के लिए चिन्मय जी को समझना पड़ेगा, इनके फार्म को समझना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे यहाँ पर आकर लगा कि कोई किसान 250 साल पुराना अपने घर बार बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शहर नहीं, अपने ही गांव में रहकर वो सारे सपने पूरे कर रहा है, जो आज की भारत सरकार, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों का विकास करवा रहे हैं, हम किसानों की आय डबल कर रहे हैं, हम किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और हम किसानों को उस अंतिम छोर पर रहने वाले गाँव से लाकर उसे शहर की पहली पंक्ति पर खड़ा कर रहे हैं। यकीन मानिए, आखिर यही लगा कि वाकई में जो इंसान तक पहुंचने के लिए रास्ते पगडंडियां नहीं हो, उस खेत तक, उस गांव तक पहुंचने के लिए यहाँ चमचमाती हुई सड़कें मिल गई है। यहाँ पर दूर दराज से खेत को देखने आते हैं, और ये अकेले ऐसे फार्म नहीं है। आज गोवा को समझने से मुझे ये समझ आया कि गोवा कुछ और है। गोवा बहुत बदला हुआ है।
गोवा को समझने के लिए आप गोवा को दूसरी और तरह से देखना पड़ेगा, जिससे खेती को भी समझना पड़ेगा। तो चलिए यही समाप्ति की ओर आगे बढ़ूंगी, क्योंकि अगर किसान यात्रा टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।